वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं बेल्सेस व्यू कि कैथरीन बेल्से के क्या व्यू हैं थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म को लेके। या फिर ये क्वेश्चन आपको इस तरह से भी आ सकता है, व्हाट आर द मेजर ड्रॉबैक्स इन कैथरीन बेल्सेस क्रिटिकल प्रैक्टिस के। उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं कैथरीन बेल्से की क्रिटिकल प्रैक्टिस के। एज फॉर एज द रीडिंग ऑफ क्रिटिकल प्रैक्टिस इज कंसर्न, जब हम क्रिटिकल प्रैक्टिस जो उसकी बुक है उसको रीड करते हैं, इट टेक्स अस नाउ नो वेयर। तो इसको जो है ना समझना कोई आसान बात नहीं है। नियरली ऑल चैप्टर्स फ्रॉम बिगनिंग टिल द एंड वी फाइंड सो कंक्लूडिंग रिमार्क्स और एनी टाइप ऑफ फाइनल जजमेंट कि उसके जितनी भी उसने थ्योरीज इंट्रोड्यूस करवाई हैं या जितने भी टॉपिक्स हैं या जितने भी चैप्टर्स हैं ना, वो एक फाइनल जजमेंट पे आके कंक्लूड नहीं करते। दिस पर हैप्स बेल्सेस मेजर ड्रॉबैक्स इन हर बुक कि ये इसका जो है इसकी बहुत बड़ी खामी है कि अब हम इतनी थ्योरीज जो है वो कंसिडर कर रहे हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे कोई हवा में बातें कर रहा है, तो कोई भी जो कंसेप्ट है ना वो उसने कम्प्लीटली एक्सप्लेन नहीं किया। शी डिस्कसेज द थ्योरीज एंड व्यूज ऑफ सो मैनी क्रिटिक्स, उसने बहुत सी थ्योरीज इंट्रोड्यूस करवाई और बहुत से क्रिटिक्स को जो है डिस्कस किया, बट नो वेयर गिव्स हर पर्सनल जजमेंट रिगार्डलेस ऑफ द नीड एक्सप्लेनेशन इन द व्यू डिस्कस्ड अंडर हर टॉपिक्स। और लेकिन उसने कहीं में भी ये नहीं बताया कि उसको ये थ्योरीज या इन टॉपिक्स को डिस्कस करने की वजह क्या पेश आई, या फिर वो इन टॉपिक्स या इन थ्योरीज के ज़रिए अपनी पर्सनल जजमेंट के ज़रिए उसने ये नहीं बताया कि वो क्या बताना चाह रही है। इट मीन्स द बुक कंटेन थ्योरीज एंड प्रैक्टिसेस ऑलरेडी इन वेग, यहाँ पे वेग वर्ड आएगा VAGUE, कि मतलब उसने जितनी भी थ्योरीज और प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस करवाई हैं वो वेग हैं, अनक्लियर हैं, जो है कंफ्यूज करने वाली हैं। शी मे हैव द कंक्लूजन्स ऑलरेडी ड्रॉन इन रीडर्स माइंड, शायद इसकी ये एक वजह हम ये कह सकते हैं कि ऐसा हो कि उसने कंक्लूजन इसलिए जो है वो ड्रॉ नहीं किए कि वो ये चाह रही थी कि जो रीडर्स हैं ना जब वो इसकी बुक क्रिटिकल प्रैक्टिस को पढ़ें तो कंक्लूजन वो निकालें, वो अपने माइंड के अकॉर्डिंग जो है ना उसका रिजल्ट निकालें। हाउएवर हर वे ऑफ डिस्कसिंग द टॉपिक्स कैन बोथ बी टर्म्स एज थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। तो उसके जो उसने जो अपनी बुक में जो टॉपिक डिस्कस किए हैं वो थियोरेटिकल भी हैं और प्रैक्टिस भी है। शी डज़ नॉट रिमेन पर्टिकुलर टू एनी मूड ऑफ एक्सप्रेशन, और वो किसी एक ख़ास मूड से जो है स्ट्रिक्ट नहीं रहती, बल्कि उसके मूड जो हैं डिफरेंट थ्योरीज में और डिफरेंट आर्गूमेंट्स में जो है वो टाइम बाय टाइम चेंज होते रहते हैं। द टॉपिक्स डिस्कस्ड इन द बुक रेंज फ्राम मोस्ट एंशियंट टू द मॉडर्न, के उसने जो अपनी बुक में टॉपिक्स डिस्कस किए हैं वो पुराने ज़माने से लेके मॉडर्न एज तक जो हैं वो पाए जाते हैं। He has not taken only way of expression but also the role of language in conveying that way of expression, कि उसने सिर्फ अंदाज से किसी चीज़ को बयान ही नहीं किया बल्कि उसको बयान करने के लिए जो लैंग्वेज होती है, यानी किसी को भी बात को पहुंचाने के लिए हम जो कोई लैंग्वेज यूज़ करते हैं, कोई मैसेज पहुंचाने के लिए कोई लैंग्वेज यूज़ करते हैं, उसको भी डिस्कस किया है, उसकी भी अहमियत बताई है। इन द सेम वे शी हैज़ नॉट ओनली डिस्कस द क्रिएटिव प्रोसेस बट आल्सो द प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन द माइंड ऑफ अ रीडर। इसी तरह से उसने सिर्फ यही नहीं बताया कि जब कोई आर्ट का वर्क होता है वो क्रिएट कैसे होता है, पोइट या कोई ऑथर इसको कैसे लिखता है, बल्कि उसने ये भी बताया है कि रीडर के माइंड में इसको पढ़ने के बाद क्या चलता है, वो क्या सोचता है, वो क्या समझता है। इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन शी टेक्स इनटू द अकाउंट द सोशल सर्कमस्टेंस अलॉन्ग विद साइकोलॉजिकल थिंकिंग और अनकॉन्शियस वर्किंग ऑफ राइटर्स माइंड वाइल राइटिंग अ टेक्स्ट। अब जब उसने वो प्रोसेस ऑफ क्रिएशन की बात की ना कि जब कोई आर्ट का वर्क जब प्रोड्यूस किया जाता है तो क्या होता है कि उसने बताया है कि जो सोशल सर्कमस्टेंसेस है ना, वहाँ का जो राइटर होता है वो कोई भी टेक्स्ट लिखते हुए वहाँ के अपनी साइकोलॉजिकल थिंकिंग को यूज़ करता है, अपने इर्द गिर्द के हालात देखता है, अपने इन्वायरमेंट को देखता है और तब जाके कुछ लिख देता है। नेचुरली इन दिस वे शी मस्ट हैव टेकन सम व्यूज एंड थ्योरीज ऑफ द राइटर्स बिलोंगिंग साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड एथिक्स। तो ये सारी चीज़ें उसको साबित करने के लिए जो है ये सारी इन ब्रांचेस को, इन थ्योरीज को भी डील करना पड़ा। नाउ इट इज़ नेचुरल that whenever a person tries to discuss something he must possess some views of his own। अब ये तो बात नेचुरल है कि जब भी कोई इंसान कुछ बयान करना चाहता है या कुछ समझाना चाहता है तो उसमें जो है वो उसके अपने कुछ व्यूज़ भी होते हैं ना। मतलब यानी जब मैं आपको कोई लेक्चर डिलीवर कर रही होती हूँ, कोई समझा रही होती हूँ, तो मैं कोई अपनी लाइफ में मुझे जब याद आता है ना लेक्चर के दौरान कि ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ था या हमने भी ऐसी कोई चीज़ देखी थी, तो हम उसको भी जो है वो ऐड कर लेते हैं। बेल्से थ्रो अडॉप्ट्स अ केयरफुल अप्रोच इन हर एक्सप्रेशन ऑफ व्यूज़। अब बेल्से जो है उसने अपने अपने व्यूज़ को बयान करने में, अपनी थ्योरीज को बयान करने के लिए जो है बहुत अच्छा अंदाज अपनाया है। येट शी लीव्स फ्रॉम क्लूज डेट इंडिकेट दैट शी हैज़ एक्सप्रेस द हर पर्सनल आर्गूमेंट्स इन बिटवीन द लाइन्स, कि उसने कुछ इशारे भी दिए हैं जिससे पता चलता है कि वो लाइन्स में, टेक्स्ट में अपने पर्सनल आर्गूमेंट्स को भी बयान कर रही है। इसके बाद थियोरेटिकल व्यूज़ देखिए। Undertaking the task of critical practice, Belzer takes reference out of the works of Ulcer, Berthius, Saussure
एंड अदर्स। कि जब उसने वो क्रिटिकल प्रैक्टिस को लिख रही थी, जब ये काम कर रही थी, इस पर वर्किंग कर रही थी, तो उसने बहुत से राइटर्स का, बहुत से क्रिटिक्स का जो है रेफरेंस दिया। शी डिस्कसेस देयर व्यूज़ अबाउट द लैंग्वेज एंड प्रोसेस ऑफ क्रिएशन। तो उसने उनके व्यूज़ लिए कि उनको वो लैंग्वेज के बारे में इनका क्या मानना था, या फिर जो प्रोसेस ऑफ क्रिएशन है, किसी भी आर्ट को क्रिएट करने का जो प्रोसेस है, एंड गिव हर रिमार्क्स एज आउटपुट ऑफ और रीडिंग ऑफ दीज राइटर्स। फिर उसने इन सब राइटर्स की टेक्स्ट को, इनकी बुक्स को स्टडी किया और फिर अपना आउटपुट दिया अपनी क्रिटिकल प्रैक्टिस में। हर रिमार्क्स आर वेरी मच थियोरेटिकल इन नेचर एंड आर प्रेजेंट नियरली इन ऑल द डिस्कशन ऑफ थ्योरीज एंड व्यूज़। उसके जितने भी रिमार्क्स हैं या जितनी भी थ्योरीज हैं ना, वो जो है हर यूनिवर्सल हैं, हर जगह पाई जाती हैं, और उनके बारे में, उनके डिस्कशन में बहुत से जो है यूजफुल व्यूज़ में मिलते हैं। वी मे टेक दीज रिमार्क्स एज प्रैक्टिकल इन नेचर बट वी कैन नॉट डिनाई देयर वैल्यू एज थियोरेटिकल रिमार्क्स। कि उसके जो व्यूज़ है ना वो थियोरेटिकल का मतलब होता है जिसमें वो थ्योरी लिखी जाती है। तो उसकी जो राइटिंग्स है ना वो ज़्यादातर थ्योरी पे बेस करती है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उसमें प्रैक्टिकल ग्लिम्स भी होते हैं। इन दिस वे थियोरेटिकल रिमार्क्स इन बेल से इन अ सेंस और आल्सो प्रैक्टिकल। तो जब वो थियोरेटिकल रिमार्क्स देती है तो उसमें प्रैक्टिकल जो है वो भी अवेलेबल होता है। शी हैज़ नॉट सक्सीडेड इन डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन दीज टाइप्स ऑफ रिमार्क्स। यही वजह है कि वो थियोरेटिकल व्यूज़ में और प्रैक्टिकल व्यूज़ में इतना खास फ़र्क नहीं कर सकी। Practical views, on the other hand, the way of analyzing the text, keeping in mind the limits or hints provided by the text itself. दूसरी तरफ कहती है कि किसी भी टेक्स्ट को जब एनालाइज किया जाता है तो उसकी जो, उस टेक्स्ट की जो लिमिट्स होती हैं या उसका जो स्कोप होता है ना, वो ऑलरेडी जो है डिसाइडेड होता है। रिगार्डलेस ऑफ इंटेंशंस ऑफ द राइटर्स एंड द सोशल सर्कमस्टेंसेस इज कॉल्ड प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। के किसी भी राइटर की जो इंटेंशन होती है, जो इरादा होता है जब वो टेक्स्ट को लिख रहा होता है, और वहाँ के जो सोशल हालात, सर्कमस्टेंसेस को वो बयान कर रहा होता है, तो ये प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म कहलाता है। तो Balse has discussed both theoretical and practical attitudes, yet she has taken मोर हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल एटीट्यूड ऑफ क्रिटिसिज्म। कि उसने जो है दोनों तरह के व्यूज़ बयान किए हैं। स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन मोर प्रैक्टिकल दैन थियोरेटिकल। अब ये जो क्वेश्चन हम पढ़े ना, इसको आप एज अ क्रिटिक वाला क्वेश्चन अगर आपको आ जाता है तो उसके तौर पे भी आप लिख सकते हैं। हर स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन इज मोर प्रैक्टिकल दैन थियोरेटिकल। लेकिन उसका जो स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन है, बयान करने का अंदाज है, वो प्रैक्टिकल ज़्यादा है, थियोरेटिकल कम है। द फंक्शन ऑफ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म इज नॉट ओनली टू प्रोवाइड द थ्योरीज। उसका प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म को बयान करने का मकसद सिर्फ यही नहीं था कि वो थ्योरीज प्रोवाइड करे एंड व्यूज इन द प्रैक्टिकल फॉर्म, बट आल्सो द एनालिसिस ऑफ टेक्स्ट विद रेफरेंस टू द फैक्ट्स एंड फिगर्स प्रोवाइडेड इन द टेक्स्ट। बल्कि वो ये चाहती थी कि टेक्स्ट को इस तरह से रीड किया जाए कि उसके अंदर जो भी फैक्ट्स हैं या जो भी हकायक बयान किए गए हैं उनको, उनकी समझ आ जाए। थ्रू आउट द क्रिटिकल प्रैक्टिस शी हैज़ ट्राई टू मेंटेन बोथ दीज लेवल्स ऑफ डिस्कशन और अंडरस्टैंडिंग। अब पूरी जो उसकी बुक है क्रिटिकल प्रैक्टिस, उसमें उसने अंडरस्टैंडिंग के जितने भी लेवल्स हैं उनकी डिस्कशन की है, वो पूरी समझाने की कोशिश की है। स्पेशली द लास्ट 2 चैप्टर्स ऑफ द बुक आर प्योरली बेस्ड ऑन दीज लेवल्स। और इस बुक के जो लास्ट 2 चैप्टर्स हैं वो खास तौर पे इस बारे में है। आगे कंक्लूजन है, in the end, it can be said that despite difficulties that lies in her expression of views, yet Balse has discussed in pointing out the aptness and suitability of practical criticism or critical practices of modern critic। कि इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस तरह से वो कैथरीन बेल्से ने अपने व्यूज़ को, अपनी थ्योरीज को बयान किया है, तो वो एज अ मॉडर्न क्रिटिक भी और उसके टाइम के क्रिटिक के लिहाज से भी देखा जाए तो वो बहुत सूटेबल है। इट इज़ क्लियर डैट बेल्से हैज़ नो इंक्लाइनेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर मोड ऑफ क्रिटिसिज्म। तो इस बारे में तो ये बात तो क्लियर है कि वो एक खास मूड पे उसने क्रिटिसिज्म नहीं किया है। हर वे ऑफ क्रिटिसिज्म कैन बी टेकन बोथ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। उसका जो क्रिटिसिज्म है वो थ्योरेटिकल भी है और प्रैक्टिकल भी है। ये था हमारा टॉपिक। आई होप सो कि आपको समझ आ गया। कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।